जी वेल्स वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। ब्रेक पे जाने से पहले हम फैटी लिवर पे बात कर रहे थे कि जब किसी का फैटी लिवर हो जाता है, अब हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पहले एक पैकेज है जी पूरा लिवर के फंक्शंस के ऊपर, पहले वो पैकेज चल कर देखते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूछते हैं। पैकेज पे चलते हैं। इंसानी जिगर लातादाद इकसाम के ग़िज़ाई और तवानाई अज्जा जज़्ब कर लेता है। ये ग्लूकोज को जिस्म में ज़ख़ीरा करने में मदद देता है और विटामिन ए और विटामिन डी भी मुहैया करता है। जिगर एक अहम हिस्सा एल्बुमिन पैदा करता है जो कि हमारे खून में मौजूद होता है। जब गुर्दे में खून का दबाव कम हो जाए तो जिगर ऐसे अज्जा पैदा करता है जिनसे खून के दबाव को बढ़ाया जा सकता है। इंसानी जिगर जिस्म के हर हिस्से को बेहतर कारकर्दगी करने में मदद देता है, जिसकी बड़ी वजह इसका बेशुमार काम करना है। जहां जिगर जिस्म में बहुत से काम करता है और जिस्म के हर हिस्से को बेहतर कारकर्दगी के लिए मदद देता है, वहीं जिगर की बीमारियां भी लाहक हो सकती हैं। जिगर की सबसे आम बीमारी यरकान है, जिसे जॉन्डिस भी कहते हैं। यरकान जिस्म के खून पहुंचाने वाले खलियों में से हीमोग्लोबिन को ख़त्म कर देता है और इसकी जगह एक ख़तरनाक जुज़ बिलुरिन को पैदा करता है। जिगर अगर सही और तवाना हो तो ये इस जुज़ की पैदाइश को रोकता है और जिस्म में साफ खून पहुंचाने में मदद देता है। जी व्यूअर्स वेलकम बैक टू हेल्दी मॉर्निंग। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे फैटी लिवर पे। आपने भी एक पैकेज देखा है जिसमें कुछ और बात डॉक्टर साहब अभी करना चाहेंगे। पहले कॉन्सिक्वेंसेस पूछते हैं जी फैटी लिवर के। देखिए, ज़्यादातर जो है डायबिटिक पेशेंट्स में और ओबीस पेशेंट्स में अल्ट्रासाउंड जो कराया जाता है मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, तो उसमें फ़ैटी लिवर की फाइंडिंग एक बहुत कॉमन फाइंडिंग है। और अगर उन पेशेंट्स के आप लिवर फंक्शन टेस्ट कराएं तो वो नॉर्मल आएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को ये कहा जाता है कि आप अपनी ये जो चिकनाई आपके जिगर में मौजूद है, ये आपके जिगर को फ़िलहाल डैमेज नहीं कर रही है, और लेकिन ये कि आप अपना वेट रिड्यूस कीजिए, ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल कीजिए, ग़िज़ा के अंदर चिकनाई कम कीजिए वगैरह वगैरह, और एक्सरसाइज। यही चिकनाई जो जिगर के खलियों में है, ये जिगर के खलियों को डैमेज भी करना शुरू कर देती है और वहाँ पे फिर इन्फ्लेमेशन होती है, और उस कंडीशन को हम नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। और ये वो एंड दिस इज़ अ कंडीशन विच कैन लाइक हेपेटाइटिस बी एंड सी, इट कैन लीड टू सिरोसिस ऑफ लिवर, के जिसके अंदर जिगर आगे चल के वक्त के साथ साथ सुकड़ जाता है। तो क्यों सुकड़ता है? मतलब तब उसकी रीजनरेशन पावर काम नहीं आती? नहीं, जब भी जिगर के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो दो अमल साथ साथ चलते हैं। एक नेक्रो इन्फ्लेमेशन का, यानी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वहाँ पे आए, उन्होंने वहाँ पे लिवर सेल्स को डैमेज किया, या जो भी डैमेजिंग एजेंट है उसको रिमूव करने के लिए वहाँ पे अपने एंजाइम्स रिलीज़ किए। तो ये नेक्रोसिस और इन्फ्लेमेशन का अमल एक तरफ चलता है, फिर दूसरी तरफ जो है वो फाइब्रोसिस का अमल चलता है, और साथ में जो खलिए जो कि नॉर्मल होते हैं वो रीजनरेट करते हैं ताकि जो डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। ये इन्फ्लेमेशन का, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस और रीजनरेशन का अमल साथ साथ चलता है, और 8, 10, 12 साल में जाके एक तस्वीर सामने आती है जिसमें जिगर सुकड़ चुका है, उसका नॉर्मल जो एक आर्किटेक्चर है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है, और उसके मुख्तलिफ नोड्यूल्स, जो रीजनरेटिंग लिवर सेल्स हैं वो मुख्तलिफ नोड्यूल्स की सूरत में, यानी कि अगर आप रेत के ऊपर मुख्तलिफ साइज़ के पेबल स्टोन्स बिछा के उस पर हाथ फेरें तो ऐसी आपको फीलिंग मिलेगी। और फाइब्रोसिस की वजह से लिवर विल बी स्मॉल, श्रंकन, इर्रेगुलर, और उसकी जो नॉर्मल एक साख्त है वो उस तरह की नहीं रहती और उसका साइज़ छोटा हो जाता है। तो कोई भी चीज़ जो लिवर को मुसलसल डैमेज करेगी वो इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करेगी। इन्फ्लेमेशन होगी तो लिवर सेल्स का नेक्रोसिस होगा, और फिर वहाँ पे साथ के साथ फाइब्रोसिस का अमल भी चलेगा। तो अब कोई भी चीज़ जो मुसलसल लिवर को डैमेज करे, चाहे वो हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, और बहुत सी कंडीशंस हैं, और साथ में फैटी लिवर, तो वो एक वक्त आएगा कि वो सिरोसिस तक पहुंचा देगा। एंड सिरोसिस इज इरिवर्सिबल। सिरोसिस जो है, सिरोसिस
एक दफ़ा जब जिगर सिकुड़ जाता है तो फिर जाहिर है कि वो चीज़ इरिवर्सिबल है। जो फाइब्रोसिस का अमल है, जो पहले ये समझा जाता था कि ये इरिवर्सिबल है, लेकिन फिर ये देखा गया कि इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, और अगर अर्ली स्टेजेस के अंदर हम जो भी ऑफेंडिंग एजेंट है उसको रिमूव कर दें, अगर हेपेटाइटिस सी या बी है उसको अगर हम रिमूव कर दें, तो अर्ली सिरोसिस या अर्ली फाइब्रोसिस जो है वो वापस से पीछे की तरफ जा सकती है। लेकिन मतलब वो फाइब्रोटिक बैंड्स टूट जाएंगे? हाँ, मतलब ये कि वो अमल किसी हद तक पीछे की तरफ, अब उसकी बहुत टेक्निकल डिटेल तो हमारे व्यूअर्स को समझ में नहीं आएगी। आम लफ्ज़ों में ये कि अगर वो फाइब्रोसिस का अमल अपने शुरू के हिस्से में है तो हाँ, वो पीछे की तरफ पलट सकता है, और उसकी वजह से जो बाज़-औक़ात तिल्ली बड़ी हो जाती है या ग़िज़ा की नाली में रगें फूल जाती हैं, तो इवन वो तब्दीली भी वापस से नॉर्मल हो सकती है। लेकिन शर्त यह है कि ये बहुत ही शुरू के फेज़ में अगर उस चीज़ को लिवर के मज़ीद डैमेज होने को रोक लिया जाए। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अल्ट्रासाउंड पे बज़ाहिर लिवर अपनी नॉर्मल साइज़ और शेप में होता है, लेकिन वो फाइब्रोसिस का अमल अंदर जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है। तो मुख्तलिफ़ टेस्ट्स हैं, और लिवर की हम बायोप्सी करके खुर्दबीन के ज़रिए भी देख सकते हैं कि फ़ाइब्रोसिस का अमल कहाँ तक पहुँच चुका है और किस हद तक जो है बीमारी जो है वो आगे बढ़ चुकी है। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इसलिए बहुत अहमियत रखती है कि फिर हम फैसला करते हैं कि आया इस मरीज़ को ट्रीटमेंट देना ज़रूरी है या उल्टा इसके लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। ओके, अच्छा, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, वो अटेंड करते हैं, फिर ये उल्टा नुकसानदेह वाली चीज़ अभी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड हेल्दी मॉर्निंग यूसुफ साहब। कैसी है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज जो मेरे दिल की बातें कुछ करनी थी, प्रोड्यूसर साहब से पैगाम मैंने पहुँचवा दिया है, फिर मुझे शायद जवाब मिल जाए। ठीक है, ये आप अंदर की बात है। सही क्या? अच्छा, आप दूसरी बात ये है, हाँ जी, कि आपके पोल का सवाल, मैं कहता हूँ कि एक घर और मकान में यही फर्क है। वेरी गुड। उसमें घर, मकान में सिर्फ लोग रहते हैं। ओह सॉरी यूसुफ साहब, यूसुफ साहब आपने फिर वो मिस्टेक कर दी, वो पीछे टीवी सेट का वॉल्यूम। सॉरी है ना? सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा, तो ये है कि घर जो है ना वो बनता है मुकम्मल औरत से, उसके वर्क से, उसकी क्वालिटी से, उसकी तरबियत से, और औरत का बहुत बड़ा मुकाम है और उसका बहुत बड़ा वर्क है, और मर्द को अप्रिशिएट करना चाहिए और हाथ काम में हाथ बटाना चाहिए। मेरे पोल का तो ये जवाब है। क्या बात। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब से सवाल करना है। टेक्निकल गुफ्तगू तो डॉक्टर साहब बहुत कर रहे हैं और जाहिर बात है सबको समझ में आ भी रही है, लेकिन एक आम छोटे छोटे से दो सवाल करना चाहता हूँ। बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल। एक तो डॉक्टर साहब ये पूछना चाहता हूँ, लिवर का अगर 60-70% हिस्सा भी निकाल दिया जाए और 30% भी रह जाए तो क्या वो पूरे आदमी को कवर कर सकता है? अच्छा, दूसरा सवाल ये करना है, जैसे हम जैसी एज के लोग हैं 50-60 के, उमूमन वो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला होते हैं, तो उनको डॉक्टर पैरासीटामोल या पैरासीटामोल एक्स्ट्रा 6 गोली दिन में खाने को कहते हैं। और उसके बाद अगर LFT कराया जाए तो वो बहुत बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमारा LFT इतना बिगड़ गया है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, आपको दर्द को दूर करने के लिए दवाइयाँ ले और ये 15 दिन के बाद टेस्ट कराएं, नॉर्मल हो जाएगा, और वाकई नॉर्मल हो जाता है। तो ये बार बार की रिपीटेशन लिवर पे क्या डैमेज डाल सकती है, इसके बारे में कुछ रोशनी डालें। ठीक है जी, आपके दोनों सवाल मैंने लिखे हैं सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा जी, सबसे पहला सवाल तो सर ये 30%, अगर 60-70% लिवर निकाल दिया, 30% लिवर पे इंसान सर्वाइव कर सकता है? देखिए, इस सवाल का जवाब मैं इस तरीके से दे सकता हूँ, अगर वो 30% हेल्दी है, दैट इज जी, इस सवाल का जवाब मैं इस तरह दे सकता हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट जो है वो अब मुख्तलिफ़ ममालिक में होता है, और उसमें एक तो तरीक़ा ये है कि जहाँ पे हम जो कैडेवर्स हैं उनका जिगर लेके, जो लोग इंतकाल कर चुके हैं उनका जिगर लेके एक वो भी कोई टाइम लिमिट ड्यूरेशन होता है, एक जिंदा आदमी में मुंतकिल कर देते हैं।
और दूसरा एक लिविंग डोनर ट्रांसप्लांटेशन है, जिसमें जो है एक मैच्ड डोनर का जो लिवर का एक हिस्सा लेके और आपके जिगर की जगह पर उसको पेवंदकारी उसकी कर दी जाती है। How successful is that? Very successful, equal to that of the cadaveric transplant, in fact better. तो यहाँ यानी कि जिस आदमी ने अपने जिगर का एक हिस्सा दिया तो उसकी एक ख़ास मकदार है कि कम से कम 35-40% जिगर उसके वेट के हिसाब से उसकी जो उसको क्वांटिफाई करते हैं कि इतनी लिवर का मास जो है वो इस आदमी के लिए रिक्वायर्ड है टू सस्टेन नॉर्मल हेल्दी लाइफ। और ज़ाहिर है कि फिर जो है वो रीजेनरेशन हो जाती है और एक वक्त आता है कि जिसने अपना जिगर दिया होता है वो वापस से अपने नॉर्मल मास पे आ जाता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल उसका जवाब हम अभी लेते हैं। हमारे पास एक और कॉल मौजूद है जी, वो अटेंड कर लें। अस्सलाम वालेकुम। ओह, आई एम सो सॉरी, इनकी कॉल ड्रॉप हो गई। आई एम सो सॉरी। अच्छा जी, दूसरा उन्होंने पूछा कि जिस तरह के इस तरह की दवाइयाँ और एक्स्ट्रास भी और वही LFT कराएं तो बिगड़ावा आता है। देखिए, बहुत सी मेडिसिन हैं कि जो लिवर के एंजाइम्स में डिरेंजमेंट लाती हैं, टेम्पररी भी, और बाज़-औक़ात अगर मुस्तकिल वो दवाइयाँ ली जाएं तो परमानेंट केसेस में भी। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं, स्पेशली पैरासीटामोल, जो कि वेस्ट में पैरासीटामोल ओवरडोज और उसकी वजह से एक्यूट लिवर फेलियर बहुत कॉमन है। उसमें एक ख़ास मकदार है अमूमन जो बताई जाती है कि अगर इस मकदार से ज़्यादा आपने एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में दवा ली और उसका खून के अंदर एक इतना लेवल हो गया जो डेंजरस लिमिट्स को क्रॉस कर गया, तो तब वो अपने नेगेटिव इम्पैक्ट्स लाएगी। अगर कोई भी दवा आप खा रहे हैं, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिसिन के जो लिवर के एंजाइम्स को डिरेंज कर सकती हैं, लिवर को डैमेज कर सकती हैं, जिसमें ये पेन किलर्स भी हैं। तो वो अगर आपका मुआलिज आपसे नहीं भी कहता और अगर आप कोई दवा ले रहे हैं और आपको कहीं से भी ये पता चला कि ये लिवर को डैमेज कर सकती है, तो आप अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराइए और उसको फिर किसी हेपेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए कि आया ये जो तब्दीली है इस दवा की वजह से है कि नहीं। अमूमी तौर पे अगर मेडिसिन की वजह से कोई चेंजेस होती हैं तो जब उस दवा को हम विदड्रॉ करते हैं तो विद इन अ गिवन पैसेज ऑफ टाइम वो चेंजेस जो हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाती हैं। सही। अच्छा सर, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हम आते हैं और थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन इसके ऊपर करते हैं। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।